कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहला लेक्चर यह पढ़ा था कि परमाणु जो है वह उसके भीतर कुछ अपरमाणु कण पाए जाते हैं और यह जो अपरमाणु कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब यह भी हमने देखा कि यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह व्यवस्थित होते हैं एक परमाणु के भीतर। इसको लेकर के अनेक वैज्ञानिकों ने जो परमाणु मॉडल दिए हैं उसमें से टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, जिसे तरबूज मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और उसमें देखा कि किस तरह धनावेशित गोला होता है परमाणु और उसके भीतर इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज में बीच बीच में बीज पाए जाते हैं। तो इस मॉडल से शुरुआत हुई परमाणु की संरचना के बारे में बताने की, और उसके बाद इससे एक बात की व्याख्या हो गई, एक तथ्य की, कि परमाणु जो है वह वैद्युत उदासीन होता है। लेकिन कुछ अन्य प्रयोग जब वैज्ञानिकों ने किए तो वह उन प्रयोगों की व्याख्या करने में असफल रहा, इसलिए टॉमसन का परमाणु मॉडल असफल माना गया। तो क्या और भी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में मॉडल बताए हैं? बिल्कुल बताए हैं, और वह जो परमाणु मॉडल हैं उसका हम अध्ययन इस अध्याय में हम करेंगे। परमाणु की संरचना के बारे में जो अगला मॉडल था वह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में अपना मॉडल दिया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया था। मतलब एक सोने की पतली पन्नी ली, उस पर तेज गतिमान अल्फा कणों को की बौछार की। तो और सोने की पन्नी क्यों चुनी? यह भी हमारे लिए एक प्रश्न बनता है कि सोने की ही पन्नी, लोहे की, चांदी की क्यों पन्नी क्यों नहीं चुनी? उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वह बहुत पतली परत चाहते हैं, बहुत पतली परत बनाना चाहते थे। और चूँकि सोना बहुत आघातवर्ध होता है, इसे ही हम बहुत पतली परत के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह जो पन्नी है वह सोने की पन्नी चुनी, चूँकि यह एक आघातवर्ध धातु होता है। और बहुत पतली परत बनाने पर यह एक जो परत बनी यह 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी परत इन्होंने प्राप्त की। दूसरी बात क्यों चुना, उसके कारण क्या थे? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और यह धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4U होता है, इसलिए यह तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा भी पाई जाती है, और चूँकि यह एक कारण बना कि उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया। तीसरी बात, यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि धनावेशित माना गया था परमाणु को, टॉमसन ने कहा था, और चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा भी नहीं की थी। यह 4U होता है और वह एक इकाई होता है, परमाणु माना गया था ऐसा। तो इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया था, क्योंकि वह एक आघातवर्ध धातु होती है और उसे बहुत पतला हम कर सकते हैं। इस तरह बनाने का प्रयास उन्होंने किया था, प्रयोग किया था। कैसे? सोने की पतली, इसमें सोने के परमाणु दिखाए गए हैं, दिखाने का प्रयास किया गया है, और अल्फा कणों को चलते हुए दिखाया गया है, और उसके बाद उनके विक्षेपण को दिखाया गया है, किस तरह वह मुड़ते हैं, विक्षेपित होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो यह प्रयास इस तरह का प्रयोग करने का किया गया। अब यह प्रयोग होने के बाद यह जो अपेक्षा थी कि किस तरह धनावेशित परमाणु है और धनावेशित अल्फा कण है, तो काफ़ी जो है विक्षेपित नहीं होगा, ज़्यादा भारी है अल्फा कण। लेकिन परिणाम जो है वह आशा के बिल्कुल विपरीत निकला। इससे क्या परिणाम निकले यह जान लें। पहली चीज़ कि तेज गति से चल रहे जो अधिकतर अल्फा कण थे वह सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए। दूसरी बात, दूसरा परिणाम क्या देखा? कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का विक्षेपण, बहुत छोटे कोण से विक्षेपण हमें दिखाई दिया। तीसरी बात,
कि आश्चर्यजनक तब महसूस लगा कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण सीधे वापस अपने मार्ग पर पुनः लौट गया। मतलब जिस मार्ग से आया था वह रिवर्स होकर सीधा उसी मार्ग पर लौट गया। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण के साथ ऐसा भी विक्षेपण हमें देखने को इस प्रयोग में मिला। तो रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। यह जो वापस आने का जो परिणाम दिखा वह इस तरह से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। इतना भारी तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पर जब मारा जाए वह वापस आ जाए, यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि कोई भी अल्फा कण टकराने के बाद वापस भी आ सकता है। इस प्रयोग रदरफोर्ड के बारे में जान लें थोड़ा सा। प्रयोग क्या किया है इन्होंने हमने देखा और उसके परिणाम आशा के जो विपरीत थे क्या निकले। रदरफोर्ड जो है वह उनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड को रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने के पन्ने के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए और इसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था परमाणु की संरचना के बारे में। निष्कर्ष क्या निकाला गया इस प्रयोग का जो उन्होंने किया था, वह इसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप दिया गया है कि मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उस दीवार से कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान होंगे। दीवार पर फेंकेगा तो उस पत्थर की आवाज़ उसे सुनाई देगी, लेकिन अगर जाली होगी तो वह पत्थर उससे पार हो जाएंगे और जब पार हो जाएंगे तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं। इसी तर्क के आधार पे रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था उसके निम्न परिणाम बताए कि यह होता है परमाणु की संरचना। उनका परमाणु मॉडल, पहली बात उन्होंने कहा अपने मॉडल में कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। जैसे लड़के से हमने करवाया कि जाली पे अगर पत्थर फेंकेगा तो वह उस पार चला जाएगा, क्योंकि खाली स्थान है जाली के बीच बीच में। उसी तरह उन्होंने कहा कि परमाणु के भीतर का जो अधिकतर भाग होता है वह खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विक्षेपित हुए ही सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या उन्होंने बताया, उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। बहुत कम मात्रा में अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे आप ज्ञात होता है कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है, चूँकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं और वह धनावेशित पदार्थ धनावेश के जब संपर्क में आएंगे तभी विक्षेपित होंगे। तो परमाणु में धनावेशित भाग जो होता है, बहुत कम विक्षेपित परमाणु अल्फा कण हमें मिले इस प्रयोग में, तो इससे अनुमान लगा कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वह बहुत कम होता है। तीसरी बात, बहुत कम अल्फा कण 180 अंश पर विक्षेपित हुए। जो वापस आने वाले कणों को हमने देखा था कि सीधे अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए, तो बहुत कम कण जो है वह 180 अंश पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर जो है बहुत कम आयतन में सीमित होता है, और उस भारी आयतन के भाग से टकराने वाले जो 1200 में से एक अल्फा कण है, जब उस भारी वाले भाग से टकराए परमाणु के सोने के, तो वह सीधे 180 अंश आपने उसको पार नहीं कर सके और सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट आए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोग के आधार पर कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। परमाणु की त्रिज्या जो होती है और उसकी तुलना में जो नाभिक की त्रिज्या होती है वह 10⁵ गुना छोटी होती है। अत्यंत छोटी कहने का मतलब उन्होंने माना।
अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया उसमें निम्न बातें कही, और यह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। जब आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, तो यही इतना जितना हम घेरे हैं इतना ही हमें समझाना है। पहली चीज़ उन्होंने अपने मॉडल में कही कि परमाणु का जो केंद्र होता है वह धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थिर होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। और तीसरी बात कही कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है, जैसे कि अभी बताया कि 10⁵ गुना लगभग छोटा होता है परमाणु के आकार की तुलना में। तो तीन बातें कहीं, केंद्र धनावेशित, दूसरा इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, और तीसरी बात कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल था, और इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक कहाँ होता है, कक्षाएं कहाँ होती हैं। ये सारी बातें इस परमाणु मॉडल से बिल्कुल क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी जो समस्या थी वह यह थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वर्तुलाकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ घूमेगी किसी भी कक्षा पे, तो उसका स्थायी हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण जब गोलाकार कक्षा में गतिमान होगा तो इस गति के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा भी निकलेगी, विकिरण निकलेगी, और इससे वह स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, और अंत में जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो वह नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर ऐसा होता रहा तो परमाणु अस्थिर माना जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु एक अस्थायी कण होता है। तो यह समझ में नहीं आया कि किस ऊर्जा से वह जो परमाणु में चारों ओर कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा से चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और इसको रदरफोर्ड भी उस समय समझा नहीं पाए। तो यह इनके मॉडल की एक कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक थे, नील्स बोर। उन्होंने अपना परमाणुिक मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल कमियों को दूर करने के लिए दिया। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु की संरचना के बारे में इस तरह की उनका परमाणु मॉडल मिला, इस तरह की अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उनकी कमियों को दूर करते हुए ही इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था, और उन्हीं कमियों पे ही सिर्फ इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन घूमते रहें, कुछ निश्चित कक्षाएं होती हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इन कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा नील्स बोर ने। और दूसरी बात कही कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरित नहीं होती है, उन्होंने यह कहा। तो इस तरह परमाणु अस्थायी बना रहता है, और रदरफोर्ड के मॉडल में जो बातें क्लियर नहीं हो पाई थी वह नील्स बोर ने इस तरह क्लियर की। नील्स बोर कौन थे? नील्स बोर 1885 में इनका जन्म हुआ था, 7 अक्टूबर को कोपेनहेगन में, और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उन्हें भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया था, इस योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थीं। एक थी द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी थी एटॉमिक थ्योरी, और तीसरी थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। 3 पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई थी। तो उन्होंने इस तरह कुछ अपनी व्याख्या दी थी कि इस तरह परमाणु का मॉडल होगा। इन कक्षाओं या कोषों को जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको ऊर्जा स्तर कहते हैं। यह ऊर्जा स्तर नीचे चित्र में दिखाए गए हैं कि कैसे बने हुए होते हैं। पहली कक्षा को कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएं या कोष जो प्रदर्शित किए जाते हैं परमाणु की संरचना में, उन कक्षाओं को K, L, M, N से प्रदर्शित किया जाता है, या इसे हम संख्याओं के रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। बीच में नाभिक होता है, उसके चारों ओर पहली जो सबसे नज़दीक कक्षा होती है वो K कक्षा या पहली कक्षा होती है।
पहली कक्षा के बाहर एल कक्षा होती है जिसे हम दूसरी कक्षा कहते हैं। एल के बाहर तीसरी कक्षा होती है जिसे एम कक्षा कहते हैं, या और एम के बाहर चौथी कक्षा होती है जिसे एन कक्षा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर परमाणु में यह सभी कक्षाएं के एल एम एन उपस्थित हों, लेकिन अगर नाभिक के चारों ओर एक ही कक्षा है तो उसे हम के कक्षा या पहली कक्षा कहेंगे। हम कहेंगे कि उस परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह सिर्फ के कक्षा में ही भर जाते हैं, एल कक्षा एम और एन की ज़रूरत उसको नहीं है। तो इस तरह हम बढ़ते क्रम में के एल एम एन दिखा करके कक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं, या 1 2 3 4 5 इस तरह हम कक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं। यह बोर के द्वारा सुझाई गई कक्षाएं थी। तो आज की क्लास में यह देखा कि किस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था सोने की पन्नी का अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा, कैसे उन्होंने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में खोज किया था, और साथ ही जब उसमें समस्याएं आई, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु अस्थायी कैसे रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा कक्षाओं में ऊर्जा विकिरित करेगा, तो उसको नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के माध्यम से दूर किया और एक महत्वपूर्ण जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो यह थी आज की क्लास और इससे संबंधित हमारे टॉपिक्स। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है। फिर भी अगर महत्वपूर्ण होने के कारण अगर कोई भी टॉपिक इसमें आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप फिर से उसको हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके क्लियर कर लें। बाकी आपसे हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएं।